हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जो है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोस्तों, प्रत्येक छात्र को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, जो पेपर की तैयारी कर रहा है, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसको पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, जो बेस होता है वो तो आपका पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको कोई चीज़ तब आती है जब आप उसका पूरा बेस समझते हैं। प्रत्येक चीज़ जब आप उसका बेस समझ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे पढ़ने में आनंद भी आता है और एक लगन भी हो जाती है। जब लगन हो जाती है वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जो हम एक्चुअली ये बेसिक क्लास है दोस्तों। जब मूल संविधान बना तो 395 आर्टिकल्स, 22 भाग व 8 अनुच्छेद थे। सॉरी दोस्तों 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग व 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद थे। ठीक है, जो बढ़ गई हैं। ठीक, जैसे आपका नवा ये राज पंचायत बनी थी, ठीक है, ये नवी अनुसूची में है। ठीक है, तो यह तो अमेंडमेंट होते गए। ठीक है, और प्रत्येक अमेंडमेंट में चीज़ें आपके आर्टिकल आपके संविधान में जुड़े जाने लगे। ठीक है, तो जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका जो टॉपिक है, जब आपको ब्रिटिश भारत था, एक्चुअली दोस्तों इसमें 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जो जम्मू है 2 यूटी में बदला था और 2 यूटी को 1 यूटी में बदला गया है। ठीक है, तो 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों ये ब्रिटिश भारत था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय 4 यूटी थी, जिनको हम कहा जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहलाए जाते थे, जो इस समय यूटी कहे जाते हैं, उन्हीं को पहले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहे जाते थे। जो एक फार्मूले से आप याद कर सकते हैं, ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है। दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान, यहाँ पर तरल बहुत पाया जाता है, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में है, तरल बहुत ही रिच है ये। ठीक है, कुर्ग और D से दिल्ली, ABCD, ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए आगे पढ़ने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम अच्छी अच्छी क्लास देते रहेंगे। और आप क्या देखिए दोस्तों, यह जो वीडियो होते हैं ये केवल आपके बेसिक समझ के लिए होते हैं। आप इनसे एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। कि जो बहुत लोग कहते हैं कि हम केवल YouTube देखकर पढ़ते हैं और हम उससे एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो दोस्तों ये मुमकिन नहीं है। आप YouTube देखें, ये केवल एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, बेसिक समझ होती है, जिससे आप जब किताब से पढ़ें तो आपको पढ़ने में एक लगन हो। ठीक, अच्छा लगे। जो दोस्त अच्छा लगेगा उसको आप रुचि से पढ़ेंगे, और जो अच्छा पढ़ेंगे याद करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये बहुत लोग ये कहते हैं कि हम YouTube से पढ़ रहे हैं, YouTube से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेंगे, जो गलत है दोस्तों। बिना किताब या कॉपी पढ़े आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक, जो लोग कहते हैं वो एक ढकोसला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो YouTube को एक बेसिक समझ के लिए रखिए। केवल बेसिक समझ से ही आप आगे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताना चाहेंगे, जब ये ब्रिटिश सरकार में संविधान सभा बनी थी, ठीक है, तो हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो ब्रिटिश भारत में संविधान सभा बनी थी उसमें 252 लोग, 252 एक्चुअली फ्रेंड्स, उसमें जो भारत में 2 प्रकार की शक्तियाँ थीं। एक था ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थी, जो ताज के अंतर्गत आती थी, और दूसरा था देसी रियासतें। मतलब 2 प्रकार की शक्ति थी दोस्तों। देसी रियासतें थी, वो भी टैक्स देती थी महारानी को, लेकिन वो सत्ता अपनी चलाती थी। वो जो देसी रियासतें, उनकी अपनी सत्ता थी, लेकिन टैक्स महारानी ब्रिटेन को देती थी, और एक महारानी ब्रिटेन की सत्ताएं थीं। ठीक है, तो दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत था उसमें 292 लोग निर्वाचित होकर आए। जो संविधान सभा बनी उसमें 292 जो
लोग थे वो निर्वाचित होकर आए ब्रिटिश भारत में, और 93 सीट 93 लोग आए देसी रियासतों से। जो दोस्तों ये निर्वाचित नहीं थे, बस जैसे एक रियासत उससे उनको मनोनयन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों निर्वाचन हुआ था ब्रिटिश भारत का, और देसी रियासत बस केवल मनोनयन से आई थी, जो चाहे उनको बिठा दिया, उनको भेज दिया, ठीक है। मतलब 292 ब्रिटिश भारत से, 93 मनोनीत या देसी रियासत थे। और दोस्तों 4 यूटी, जो यूटी अब कहा जाता, पहले कहा जाता चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहे जाते थे, ABCD, अजमेर बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक में है, और दीशर दिल्ली, ठीक है। बलूचिस्तान जो जब भारत 2 भागों में बट गया तो वह क्षेत्र पाकिस्तान के पास चली गई, बलूचिस्तान, जहाँ पर बहुत ही तरल पाया जाता है, बहुत रिच जगह है। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि जो संविधान सभा बनी उसमें कितने लोग गए थे दोस्तों। बहुत लोग रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको हमें बार बार रटना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जैसे हमारी मैथ क्लास भी होती है, हम केवल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो आप उसको आराम से याद कर लेंगे। जैसे हमने बताया जो इस समय यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले ब्रिटिश भारत में ये क्या था, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों, तो वो कौन कौन थे, ABCD। आप दोस्तों ABCD का याद करने, A फॉर अजमेर जो राजस्थान में है, B फॉर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, C फॉर कुर्ग जो कर्नाटक में, और D फॉर दिल्ली जो यूटी है ही इस समय का, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताएंगे 292 लोग आए थे ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर, एवं 93 लोग आए थे मनोनीत होकर देसी रियासतों से। जैसे एक रियासत ने 10 लाख पर 1 लोग होता था, उसने जिसको मनोनयन कर दिया वो चला गया, संसदीय सभा में आ गया, ठीक है। और 4 लोग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो इसमें यूटी कहा जाता उससे आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक में केवल 207 लोग पहुंचे थे, जिसमें 9 महिलाएं थी दोस्तों। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, इसमें केवल 9 आई थी, और 207 लोग आए थे केवल, मतलब 206 एक साथ 206। तो फ्रेंड्स यह इसलिए क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जिसमें 73 लोग थे, देसी रियासत जिसमें 93 लोग थे, ये लोग नहीं आए थे दोस्तों। क्यों नहीं आए थे ये लोग, इसलिए नहीं आए थे फ्रेंड्स क्योंकि जो आपकी देसी रियासतें थी तो समझती थी पता नहीं हम भारत में भी आए या ना आए, क्यों जाएं क्यों ना जाएं, इसलिए ये लोग मतलब अचंभे में थे कि हम जाए कि ना जाए। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं गई थी कि जब हमारा अलग निर्वाचन हो जाएगा, अलग देश मिल जाएगा, तो हमें संविधान सभा में जाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो ये लोग उसमें थे। एंड फ्रेंड्स उसके बाद जो इसका पहला अध्यक्ष, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे, सबसे बुजुर्ग लोग थे, सबसे बुजुर्ग पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो सबसे बुजुर्ग थे दोस्तों। ये निर्वाचित नहीं हुए थे, ये बस ऐसे मनोनयन कर दिया गया था इनका, क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग थे, इनको ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अब जब रनअप में हो जाएगा वो चीज़ तो उसका नया अध्यक्ष बना देंगे। तो दोस्तों जो इसके इलेक्टेड अध्यक्ष बने वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो पहले राष्ट्रपति हैं। इनको बिहार के गांधी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, और जो चंपारण या कुछ हुए थे वहाँ इनके साथ ही थे। एंड फ्रेंड्स आगे आएंगे हम, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है यह 13 दिसंबर 1946 को लाए, कौन लाए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उद्देशिका लाए जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इनका जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराया, यह इनका एक स्रोत है, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया था लाल किले पर। और दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब दोस्तों देखिए ये समय कैसे हुआ,
13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव आया, लेकिन पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। क्यों पारित हुआ दोस्तों? इसका कारण यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने कहा था कि देखिए दोस्तों, जो आपका ये संविधान सभा हुई है इसमें केवल 207 लोग आए हैं, ठीक है, बहुत से लोग नहीं आए, मुस्लिम लीग नहीं आई, ये देशी रियासतें नहीं आई हैं। तो फ्रेंड्स, यह हम तब पास करेंगे जब ये सब एक साथ आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इन्होंने ही इसका आग्रह किया था। तो इसी के आग्रह से 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है। अब फ्रेंड्स कहेंगे जो आपका ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यह जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सबसे मतलब इनको जन्मदाता ही कहते हैं दोस्तों, इनको जननी भी कहा है, बताएंगे अभी आपको किसने कहा है। तो दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी इनकी ख्याति थी, बहुत बड़े व्यक्ति थे, ठीक है, अपने कर्मों से बहुत बड़े व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था महार जात में हुआ था, और उसमें छुआछूत बहुत चल रही थी, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने उस समय महार जात में पैदा होकर लिखाई पढ़ाई की और इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुँचे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं फ्रेंड्स, एक अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अंबेडकर जी थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो के.बी. राव हैं, इन्होंने अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जननी भी कहा है। किनको? अंबेडकर जी को। किन्होंने? के.बी. राव ने मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है अंबेडकर जी को। एंड फ्रेंड्स, आप देखिए जो अंबेडकर जी हैं, महामहिम अंबेडकर जी, इनके बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों। यह जब पढ़कर आए, यह पढ़ने गए थे बाहर, जब वहाँ से पढ़कर आए तो वहाँ तो चुनाव चल रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने मुंबई की सीट से पर्चा भर दिया, ठीक है, चुनाव लड़े, लेकिन दोस्तों चुनाव हार गए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर की सहायता की और इनको बंगाल से एक सीट से लड़ाया और ये विजयी रहे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जिस वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल रीजन से इनको सीट मिली थी, तो जैसे ही इसका हुआ दोस्तों, तो वह जो सीट थी, वह सीट चली गई पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स, इनकी जो सीट थी, वह जब सीट चली गई तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी नहीं रहे। फ्रेंड्स, उस समय जो एक थे बी एन राव जी ने कहा कि अगर अंबेडकर जी संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो संविधान सभा मतलब वह ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, इसकी ख्याति कम हो जाएगी। तो बी एन राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनसे कहकर उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए इनके बारे में। फ्रेंड्स, उन्होंने जो बीजी खेर बम्बई के अध्यक्ष थे, बीजी खेर से कहकर, अब दोस्तों जो बीजी खेर है, इनके हम बता दें थोड़ा, हम ये हिंदी भाषा का, ये जो आपका ये जब हमारा देश आज़ाद हो उससे पहले बीजी खेर हिंदी भाषा के अध्यक्ष थे। एंड फ्रेंड्स, बीजी खेर ने फिर जो निर्वाचन मतलब एक जो व्यक्ति थे, निर्वाचित व्यक्ति थे, जो सीट से जीत कर आए थे, जिनका नाम था B.R. जयकर, ठीक है, B.R. जयकर जी का इस्तीफा ले लिया और उनकी सीट पर अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक ऐसा एक कंपाउंड चेंज है, ठीक है, ये जल्दी समझ में इसलिए नहीं आती है फ्रेंड्स किसी को, क्योंकि देखिए बहुत सी बुक्स में ये चीज़ नहीं दी है। एंड फ्रेंड्स, आगे आएंगे हम लोग, उसके बाद बताएंगे दोस्तों, जो आपका ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, मतलब जो प्रारूप समिति है, इसको पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। अब देखिए जो आपका ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और फ्रेंड्स, अब आपको बताना चाहेंगे जो ये इसका खाका संविधान
का जो खाका तैयार किया था वो खाका तैयार किया था BN राव जी ने। अब देखिए जो BN राव जी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने संविधान का खाका तैयार किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है प्रारूप समिति को ही कहा जाता है क्योंकि वह एक प्रमाणित चीज़ थी, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट उसके बाद आएंगे हम। अब दोस्तों ये जो BN राव जी थे ये कौन थे? ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके एक जज थे, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत ही वह चीज़ है जिसमें जाया जाता है। आज तक केवल मतलब उस समय केवल 15 लोग ICJ में उपस्थित थे। उसके बाद उस संविधान सभा की जो बैठक हुई 11 बार हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपका 12 भी आता है तो 12 भी सही होगा कि 12वीं बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों जो ये आपका संविधान लिखना, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसमें जो कहा गया कि इतनी मेहनत से संविधान बना तो इसको लिखने के लिए भी कोई अलग चीज़ भी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ कही जाती है कैलीग्राफी, ठीक है। जैसे हम लोग हैंडराइटिंग लिखते हैं उसलिए एक कैलीग्राफी होती जिसके एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जिनके कहा जाता प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फ्रेंड्स ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। उस समय एक बहुत बड़ी ख्याति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक ही नाम है। इन्होंने संविधान को लिखा और संविधान की डिजाइनिंग की नंदलाल बोस। दोस्तों ये जो दो लोग हैं इनके बारे में बहुत सी बुक में नहीं दिया जाता है। अब फ्रेंड्स जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनके बारे में एक ऐसी चीज़ लिखी है जब जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, रायजादा जी के पास गए और कहा कि आप संविधान लिखेंगे और कितना रुपया लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए हम कोई फीस नहीं लेंगे,